हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक इट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड 2016 का जो पेपर था उसमें गणित विषय के जो 20 प्रश्न आए थे सेक्शन विधियों के, उन प्रश्नों की हम इस वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले हमने 2016, 2018 जनरल डिपार्टमेंट और संस्कृत डिपार्टमेंट वाले पेपर पहले ही कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यूपी टेट के प्रश्न और भी बहुत सारे प्रश्न दो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे रीट के एग्ज़ाम में, तो आप उनको ज़रूर देखिए। प्ले लिस्ट बनी हुई है बाकायदा सबकी अलग अलग, तो उनको आपको ज़रूर देखना है। अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा पेपर। तो ये देखिए दोस्तों, सेकंड ग्रेड 2016 का मैथ से सब्जेक्ट का पेपर है। इसके सेक्शन विधियों के प्रश्न में हम चलते हैं सीधा। तो ये देखिए, सबसे पहला प्रश्न है 103 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता है? गणित सार्वभौमिक विषय है। गणित की प्रत्येक शाखा अभिग्रहितों के समूह से आरंभ होती है। गणित में सामान्यकरण का क्षेत्र बहुत संकुचित होता है और गणित में अमूर्त पदों या प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है। दोस्तों, आसान सा प्रश्न है। यहाँ पर आप सबको पता है कि गणित का जो सामान्यकरण का क्षेत्र है वो संकुचित नहीं होता है, व्यापक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 103 में है ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विशिष्ट उद्देश्यों की एक विशेषता नहीं है? ये विशिष्ट और स्पष्ट होते हैं, ये व्यवहारगत प्रतिपदों के पदों में होते हैं, ये प्राप्य होते हैं और ये सामान्यकृत रूप में होते हैं। तो दोस्तों, ये भी शानदार प्रश्न है कि विशिष्ट उद्देश्यों की एक विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, ये सामान्यकृत रूप में होते हैं, ये बात यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 104 में ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है अगला प्रश्न। एक मिनट, हाँ। गणित की उन्नति तथा सुधार देश की संपन्नता से संबंधित है। यह कथन गणित के किस मूल्य को दर्शाता है? तो गणित की उन्नति तथा सुधार की बात कर रहा है। तो एक तो है सामाजिक मूल्य, 2 नंबर है सांस्कृतिक मूल्य, 3 है नैतिक मूल्य और 4 है उपयोगात्मक मूल्य। तो दोस्तों, गणित की उन्नति तथा सुधार देश की संपन्नता से संबंधित है, तो ये दोस्तों सामाजिक मूल्य को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामाजिक मूल्य को ये कथन है वो दर्शाता है, क्योंकि इसमें गणित की उन्नति और सुधार और देश की संपन्नता से बात कर रहा है, तो देश की संपन्नता से संबंधित है, इसलिए ये सामाजिक मूल्य से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, 106 नंबर। गणित सभी विज्ञानों का सीधा द्वार एवं कुंजी है। यह कथन किसने दिया है? डटन, रोजनबेकन, हॉगमैन और नेपोलियन। तो दोस्तों, एकदम बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध परिभाषा है। लगभग हर एक एग्जाम में, मतलब मैथ्स की शिक्षण विधियों में हर एक एग्जाम में लगभग देखने को मिलती है ये परिभाषा। तो गणित सभी विज्ञानों का और सीधा द्वार और कुंजी है, ये रोजरबेकन की परिभाषा है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 106 में ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा आगमन विधि के सोपानों का सही तार्किक क्रम है? तो दोस्तों, आगमन विधि में आप सबको पता है कि सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है। उदाहरण मतलब उदाहरण है, तो ऑप्शन 2 तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण से फिर हम निरीक्षीकरण करते हैं। उदाहरण से निरीक्षीकरण, उदाहरण उदाहरण, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। फिर उदाहरण निरीक्षण, उदाहरण नियमीकरण। तो दोस्तों, उदाहरण के बाद नियमीकरण नहीं आता है, उदाहरण से निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण से नियम बनाते हैं और बाद में उदाहरण नहीं दिए जाते। दोस्तों, उदाहरण की जगह यहाँ पर प्रयोग होता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन है, इसमें चारों ऑप्शन ही गलत हैं। तो ये स्टार लगाया हुआ है, मतलब क्वेश्चन को डिलीट किया गया है दोस्तों। 107 में है डिलीट। इसका 3 नंबर हो सकता था अगर उदाहरण की जगह लास्ट में प्रयोग दिया हुआ होता, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हो सकता था, लेकिन उदाहरण दिया हुआ है इसलिए ये प्रश्न वो डिलीट किया गया है आरपीएससी के द्वारा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा निगमन विधि का शिक्षण सूत्र नहीं है? सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, सूत्र से उदाहरण और स्थूल से सूक्ष्म। तो दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, स्थूल से सूक्ष्म। क्योंकि आप सबको पता है कि निगमन विधि में सबसे पहले ही नियम बता दिया जाता है। नियम होता है छोटा सा, मतलब सूक्ष्म, और फिर उदाहरण दिए जाते हैं, मतलब एक ही नियम के 10-15 उदाहरण करवाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा स्थूल। तो सूक्ष्म से स्थूल तो निगमन विधि का है और स्थूल से सूक्ष्म है वो आगमन विधि का शिक्षण सूत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न। पाठ योजना प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों, सॉरी दोस्तों, बीच में थोड़ी गड़बड़ हो गई। फिर आता है अगला प्रश्न। पाठ योजना प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों के कथनों और विशिष्ट तरीकों को प्रदान किया गया एक शीर्षक है, जिसके द्वारा शिक्षक के मार्गदर्शन में दैनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उन्हें प्राप्त किया जाता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? एनएल बसिंग, बिनिंग और बिनिंग,
कार्टर वी गुड और योकम एम सिमप्सन। तो दोस्तों यहाँ पर पाठ योजना प्राप्त की जाने वाली उपलब्धियों के कथनों और विशिष्ट तरीकों को प्रदान किया जाने वाला एक शीर्षक है। तो ये परिभाषा है वो दोस्तों एन.एल. बोसिंग की दी गई है। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बोसिंग की ये परिभाषा है वो दी गई है पाठ योजना के संदर्भ में। फिर आता है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 110। इकाई उपागम किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, निदानात्मक मनोविज्ञान, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान और परामर्श मनोविज्ञान। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि इकाई उपागम वो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। 110 में ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान। फिर आता है अगला प्रश्न 111 नंबर, प्रयोजना विधि के अव्यवस्थित सोपान नीचे दिए गए जा रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से इन सोपानों का तार्किक क्रम ढूंढने। तो दोस्तों आप सबको पता है कि प्रयोजना विधि के जो सोपान हैं 6, उनको एक क्रम से व्यवस्थित करना है और आप देख सकते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले दोस्तों परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, तो सबसे पहले होगा 3 नंबर, मतलब यहाँ पर जो 1 2 3 4 5 6 दे मिले हैं, इसमें से विकल्प में सबसे पहले होगा ऑप्शन नंबर 3, मतलब 3 नंबर है वो आएगा इसमें सबसे पहले। तो 1 नंबर नहीं होगा, 2 नंबर भी नहीं होगा, 3 और 4 में एक हो सकता है। तो सबसे पहले होगा परिस्थिति उत्पन्न करना, उसके बाद आएगा दोस्तों प्रोजेक्ट का चुनाव और उद्देश्य निर्धारण। तो 3 के बाद होगा 1, तो ये दोनों समान चल रहे हैं, मतलब 3 के बाद 1, उसके बाद 2 होगा प्रोजेक्ट की योजना बनाना। प्रोजेक्ट की योजना बनाने के बाद होगा दोस्तों योजना अनुसार कार्य करना, और फिर होगा दोस्तों प्रोजेक्ट की, एक मिनट, हाँ, मूल्यांकन, मतलब 4 नंबर आएगा। और कहने की बात यह है कि दोस्तों आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्ट विधि में जो लेखा जोखा करना है वो सबसे लास्ट में होता है, मतलब लास्ट में ये होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा होगा 3 और 4 है वो लगभग एक जैसे हैं, 3 1 2 5, उसके बाद इसमें 4 है और इसमें 6 दे रखा है। तो इतना ही कन्फ्यूजन होता है कि बच्चे हैं वो लास्ट में मूल्यांकन, क्योंकि याद करके रखते हैं कि हर विधि में लगभग हम लास्ट में मूल्यांकन करते हैं, लेकिन प्रयोजना विधि है उसमें पहले मूल्यांकन किया जाता है और लास्ट में परियोजना जो मूल्यांकन है उसका लेखा जोखा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 111 में ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है अगला प्रश्न 112 नंबर, विद्यार्थी समांतर श्रेणी के उदाहरण दे सकेगा, यह विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित है, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण। तो दोस्तों ये भी शानदार प्रश्न है, और यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है कि विद्यार्थी समांतर श्रेणी के उदाहरण दे सकेगा। अब उदाहरण अगर किसी भी चीज़ के दे रहा है तो मतलब उसको उस चीज़ का ज्ञान है, अवबोध है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा 112 में ऑप्शन नंबर 2। फिर आता है अगला प्रश्न 113 नंबर का, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर जो मूल्यांकन किया जाता है उसे कहा जाता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्रियान्वयन स्तर पर क्रियात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन और उद्देश्यात्मक मूल्यांकन। तो दोस्तों ये प्रश्न भी डिलीट किया गया आरपीएससी के द्वारा, डिलीट है मतलब स्टार है, इसका बोनस अंक वो दिया गया है। फिर आता है अगला प्रश्न 114 नंबर, जब विज्ञान, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, भूगोल इत्यादि के अध्यापक अपने शिक्षण के दौरान गणित की संपत्तियों का प्रयोग करते हैं उस समय प्रत्येक विषय का गणित के साथ स्थापित होने वाला यह सहसंबंध कहलाता है। पारस्परिक सहसंबंध, गुणांक या बहुपक्षीय सहसंबंध, ऐकिक सहसंबंध और आंशिक सहसंबंध। तो दोस्तों इसमें मतलब विज्ञान, अर्थशास्त्र, अलग अलग सब्जेक्ट का गणित मतलब गणित के साथ सहसंबंध पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गुणांक या बहुपक्षीय सहसंबंध। ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, गुणांक या बहुपक्षीय सहसंबंध। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 115, उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती अवश्य ही दोषपूर्ण है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? रोजनबेकन, हॉगमैन, हर्बर्ट और काम्टे। तो दोस्तों ये भी प्रसिद्ध परिभाषा है मैथ्स की। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों उस वैज्ञानिक शिक्षा की नींव जो गणित के साथ प्रारंभ नहीं होती अवश्य ही दोषपूर्ण है, यह कथन है काम्टे का। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा 115 में ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गणित शिक्षण के दौरान असुरचित उपकरण के उपयोग को नहीं दर्शाता है? दिए गए नाप के त्रिभुज का निर्माण ज्यामिति बॉक्स की सहायता से करना, वृत्त की परिधि प्राप्त करने के लिए चूड़ियाँ, धागा, मीटर स्केल का उपयोग करना, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए चाक बॉक्स, धागा, मीटर स्केल का उपयोग करना, और गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए गेंद, कॉफ़ी बोतल और पानी का उपयोग करना। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा असुरचित उपकरण की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 है वो असुरचित उपकरण का नहीं होता है, क्योंकि आप सबको पता है कि असुरचित है कि अपने हाथ से जो उपकरण को रचना की जाती है वो असुरचित होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ज्यामिति बॉक्स की सहायता से त्रिभुज का निर्माण किया जाता है, तो ये असुरचित उपकरणों में शामिल नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 117,
निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्य को नहीं दर्शाता है? अवधारणाओं और सिद्धांतों को नई स्थितियों में प्रयोग करना, किसी विधि या प्रक्रिया का सही उपयोग, दिए गए आंकड़ों की सहायता से ग्राफ या चार्ट का विकास करना और दी गई विषय वस्तु में से अकथित मान्यताओं को पहचानना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि दोस्तों अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्य को नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दी गई विषय वस्तु में से अकथित मान्यताओं को पहचानना है, वो दोस्तों अनुप्रयोग संबंधी उद्देश्य को नहीं दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा 117 में ऑप्शन नंबर 4। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है? लघु पदों का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, अमूर्तता का सिद्धांत और तत्काल प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। तो दोस्तों अभिक्रमित अनुदेशन में आप सबको पता है कि अमूर्तता का सिद्धांत है वो नहीं होता है, लघु पदों का भी होता है, स्वगति का भी होता है और तत्काल प्रतिपुष्टि भी उसमें मिलती है कि आपका क्वेश्चन राइट है या गलत है या रॉन्ग है। तो 1, 2 और 4 तो इसके सिद्धांत हैं और 3 है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 118 में हो जाएगा 3 नंबर। फिर आता है अगला प्रश्न 119, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वदर्शी सामग्री के उपयोग हेतु सही उद्देश्य नहीं है? विद्यार्थियों की सीखने की गति में सुधार करना, विद्यार्थियों को अधिक क्रियाशील बनाना, विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रदान करना और अधिगमकर्ताओं की निरीक्षण शक्ति का विकास करना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा सही उद्देश्य नहीं है। 119 में भी दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रदान करना, ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि लगभग वैसे तो सारे ऑप्शन ही सही दे रखे हैं, लेकिन 3 नंबर वो थोड़ा कम सही है, क्योंकि सीखने की गति में सुधार करना बिल्कुल इसका उद्देश्य होता है, विद्यार्थियों को अधिक क्रियाशील बनाना भी उद्देश्य होता है और अधिगमकर्ताओं की निरीक्षण शक्ति का विकास करना भी इसका उद्देश्य होता है, लेकिन विद्यार्थियों को सूचनाएं प्रदान करना ये इसका उद्देश्य है वो नहीं होता है। तो 119 में ऑप्शन नंबर 3 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। फिर आता है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अभिग्रहित नहीं है? कौन सा अभिग्रहित नहीं है? एक सरल रेखा किसी भी बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक खींची जा सकती है। 2 सरल रेखा एक से अधिक बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं और संपूर्ण उसके अंशों का योग है और अंशों से बड़ा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी वो डिलीट कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर मतलब यहाँ पर सभी जो ऑप्शन है उसमें मिस्टेक है, तो ये क्वेश्चन भी है बोनस दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि 3% शिक्षण विधियों के 3% है वो बोनस दिए जा चुके हैं इस पेपर में। तो अब आता है दोस्तों अगला प्रश्न, अंकगणित में मूलभूत प्रक्रियाओं के लिए निदानात्मक परीक्षण विकसित किया गया था। GM रूच व अन्य, GT बुशबेल और लेनोर्जोन, लियो जे ब्रुकेनर और फ्रेड जे स्टोनेल और इलेनोर स्केनोल। तो अंकगणित में मूलभूत प्रक्रियाओं के लिए निदानात्मक परीक्षण वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा GT बुशबेल और लेनोर्जोन। ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक मिनट, हाँ ऑप्शन नंबर 2 GT बुशबेल और लेनोर्जोन के द्वारा निदानात्मक परीक्षण है वो विकसित किया गया था। फिर आता है दोस्तों अगला प्रश्न 122 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न, नहीं एक प्रश्न हो रहा है इसके बाद। पाठ्यक्रम कलाकार या अध्यापक के हाथ में वह साधन है जिससे वह पदार्थ या विद्यार्थी को अपने आदर्श या उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो या स्कूल में ढाल सके। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों ये भी पहले आ चुका है, बंकिंगम, कलिंगम, सनिंगम या कनिंगम। तो दोस्तों ये भी मतलब आप देखोगे ऑप्शन देखो किस प्रकार दिए हैं, बंकिंगम, कनिंगम और इसमें है कलिंगम और एक है सनिंगम। मतलब आपको एकदम से ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तभी ये क्वेश्चन वो आपका आता है, ये भी गलत हो जाएगा वरना। तो आप सबको पता है कि ये परिभाषा वो कनिंगम महोदय के द्वारा दी गई है कि पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में वह साधन है जिससे वह पदार्थ या विद्यार्थी को अपने आदर्श के अनुसार अपने स्टूडियो में डाल सके। ये परिभाषा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कनिंगम की दी गई है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला प्रश्न 123 नंबर, नहीं दोस्तों ये तो मैथ्स के प्रश्न आ गए, शिक्षण विधियों के हो गए हैं हमारे 20%, तभी मैंने सोचा कि 1% कैसे रह गया। 122 नंबर तक हो गए हैं दोस्तों, 103 से हमने शुरू किया था, 122 पे ख़त्म हो गया। तो ये थे दोस्तों आज के 22%, इसमें से मतलब 3 तो डिलीट हैं, तो आपके तो 17% ही हुए हैं इस हिसाब से। फिर भी आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3-4% आपको याद रहने चाहिए दोस्तों, क्योंकि एक तो ये परिभाषा कनिंगम वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा एक ये निदानात्मक परीक्षण है वो GT बुशबेल और लेनोर्जोन के द्वारा दिया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है और मैथ से रिलेटेड है, आपके लिए नया प्रश्न होगा, तो आपको ये दोनों चीज़ें वो ध्यान में रखनी है। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और आपको प्लेलिस्ट देखनी है, वहाँ पर आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए हुए हैं, उनको भी आपको देखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद वो वीडियो रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।